अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पीड म्यूजिक को। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी हम ड्रग्स को ओरल लेते हैं तो कभी हम इंट्रावीनस इंजेक्शन की फॉर्म में दे देते हैं, तो कभी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की फॉर्म में, तो कभी हम नेज़ल स्प्रे की फॉर्म में, तो कभी हम क्रीम्स की शक्ल में देते हैं। तो दोस्तों, क्या है इसकी पीछे की कहानी कि उसकी बुनियाद पे हम मुख्तलिफ़ रूट्स को इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के रूट्स यूज़ होते हैं फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूट्स हैं दोस्तों, उनकी जो डिटर्मिनेशन है कि किस रूट्स को हमने यूज़ करना है, इधर वो आईवी है, आईएम है या ओरल है, इनमें किस रूट्स को हमने चूज़ करना है वो डिपेंड करता है उसी ड्रग की वाटर और लिपिड सॉल्युबिलिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, हमारे पास जो मेन रूट्स है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, वो है एंथ्रल रूट जब हम ड्रग को ओरली लेते हैं, पारेंटल रूट जब हम ड्रग को इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। इसके अलावा जो है इन्हेलेशंस है, नेज़ल इन्हेलेशन की फॉर्म में देते हैं या ओरल इन्हेलेशन है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी डायरेक्टली सीएसएफ में इंजेक्शन लगा के ड्रग को हम दे देते हैं, तो कभी क्रीम्स की फॉर्म में देते हैं, उसको टॉपिकल रूट कहते हैं। तो कभी सिनीप्लास की जो पट्टियाँ जैसी होती हैं, इसी तरह की पट्टियाँ होती हैं, उनको हम किसी खास एरिया पे लगा देते हैं बॉडी के। तो कभी हम रेक्टल रूट्स को यूज़ करके ड्रग्स को देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वन बाय वन। एंथ्रल रूट क्या है दोस्तों? एंथ्रल रूट सिंपली जब हम ड्रग को बाई माउथ लेते हैं तो इसको एंथ्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कहा जाता है। हमारे पास ओरली बाई माउथ जब हम ड्रग्स लेते हैं तो उसके लिए 3 वेज जो हैं वो यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो है ओरल रूट। ओरल रूट में हम क्या करते हैं कि दवाई को हम ले लेते हैं, निगलते हैं, वो दवाई हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में जाकर उसकी डाइजेशन हो जाती है और देन वहाँ से इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनटू द जर्नल सर्कुलेशन। तो इसको कहते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम ड्रग्स को ओरली लेते हैं? तो दोस्तों, हमारे पास ये एक अथॉरिटी है, BCS बायो फार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ यूएस फूड एंड ड्रग्स। ये हमारे पास एक इदारा है। इन्होंने कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस किया है कि उनमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो सॉल्युबिलिटी है और दूसरी जो है परमेबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी मतलब कि ये ड्रग वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है। परमेबिलिटी से मुराद ये है कि हमारे पास सेल से इजीली पास हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन से, या इसके लिए कोई कैरियर्स वगैरह होंगे। तो ये डिपेंड करता है, इन्होंने इस दो को जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर सॉल्युबल। सम ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। लाइक एग्जांपल है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की एटीनोलोल। एटीनोलोल बेसिकली हमारे पास बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, बीटा हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं रिसेप्टर्स को जब हम ब्लॉक कर देते हैं तो हमारे पास जो हार्ट रेट है, कार्डियक आउटपुट है, वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी जो हाइपरटेंशन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो एटीनोलोल जो है ये वाटर सॉल्युबल है, और ये याद रखें कि वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं इनकी जब
डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाती है इन द स्टमक, तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो वाटर सर्कुलेशन में होती है, मतलब कि वो लीवर में जाते हैं जितने भी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनकी एब्जॉर्प्शन होती है इन द स्टमक। स्टमक में क्या होता है कि हमारे पास HCl का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो एसिडिटी होती है वो बहुत लो होती है। pH हमारे पास ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। इस लो pH पे हमारे पास जो HCl होते हैं ये एक्ट करते हैं इस लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के ऊपर, और ये जो ड्रग्स है ये हमारे पास इसके जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है और ये ज़रात इजीली पास हो जाते हैं फ्राम द स्टमक। तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टमक से आकर होती है, और जो ही ये स्टमक या इंटेस्टाइन से इनकी एब्जॉर्प्शन होती है तो ये वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जैसा इनकी एब्जॉर्प्शन वाटर सर्कुलेशन में नहीं होती, बल्कि वाटर सर्कुलेशन की जगह ये ड्रग्स जो होते हैं जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स और विटामिन जो हैं इनकी लिम्फेटिक सिस्टम में इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तीसरा जो मेन पैरामीटर्स है वो है एसिडिटी। अगर हम एक ड्रग जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन आकर होगी फ्रॉम स्टमक। क्या होता है कि हमारे पास स्टमक में जो प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, उनका कंसंट्रेशन इंतहाई ज़्यादा होता है। तो चूँकि HCl जब इसी ड्रग पे एक करता है एसिडिक ड्रग पे, तो इसको अपने छोटे ज़र्रात में कन्वर्ट कर देता है, और यही ज़र्रात जो है ये हमारे पास इनके आयोनाइजेशन नहीं होती तो ये इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है इसकी वजह से ज़्यादा होती है। अगर इनके आयोनाइजेशन होती तो इनकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा देखा होगा दोस्तों आपने कि कभी हम ड्रग्स को टेबलेट्स फॉर्म में लेते हैं तो कभी हम ड्रग को कैप्सूलेटेड फॉर्म में लेते हैं, देखा होगा आपने। तो क्या है इसके पीछे की कहानी के बाज़ ड्रग्स टेबलेट्स फॉर्म में होते हैं तो बाज़ कैप्सूलेटेड फॉर्म में होते हैं। तो इसके जो हैं मेन रीज़न ये है कि जितने भी टैबलेट्स हैं उनकी लाइक पेनाडाल हो गए, इनकी एब्जॉर्प्शन अकर होगी इन द स्टमक। जितने भी टैबलेट्स हैं ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि इनकी एब्जॉर्प्शन स्टमक में अकर होगी, इसी वजह से इनको टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जो जितने भी कैप्सूलेटेड फॉर्म हैं, जितने भी कैप्सूल आपको मिल रहे हैं मार्केट में, लाइक एसोमेप्राजोल, बेसिकली ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, एसिडिटी को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। इनकी एब्जॉर्प्शन अकर होती है इन द इंटेस्टाइन। ठीक हो गया। तो इंटेस्टाइन में जितने ड्रग्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन अगर इंटेस्टाइन में अगर होती है तो उन मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो कैप्सूलेटेड फॉर्म में होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न क्या है? तो इसके 3 रीज़न हैं कि इन ड्रग्स को कैप्सूलेटेड फॉर्म में क्यों इनक्लोज किया जाता है। तो फर्स्ट रीज़न ये है, जितने भी आइसोमेप्राजोल हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन अकर होती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक हो गया। जब ओरली हम लेते हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ये अकर होती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब दोस्तों जो कि स्टमक में हमारे पास जो कंडीशंस होती है वो इंतहाई ख़ास कंडीशन होती है। ख़ास कंडीशन मतलब कि वहाँ पे जो pH है वो बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये जो जितने भी आइसोमेप्राजोल्स हैं ये हमारे पास HCl को ससेप्टेबल हैं, और HCl से इनको बचाने के लिए कैप्सूल में इनक्लोज किया जाता है। जब इनको कैप्सूल में दे देते हैं तो कैप्सूल पे HCl का एक्शन कम हो जाता है, और यहाँ से जो 3-4 घंटे या आधा घंटे बाद जो ड्रग्स होती है वो सही सलामत इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। अगर हम यही जो PPIs हैं इनको कैप्सूल की जगह हम
टैबलेट फॉर्म में ले लेंगे तो टैबलेट सिंपली जाके टैबलेट्स पे HCl एक्ट करेगा और HCl इस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो एक रीज़न ये है कि HCl की से इस ड्रग को बचाने के लिए हम इसको एनकैप्सुलेट कर देते हैं। ठीक हो गया। जो दूसरा रीज़न है तो वो ये है कि सम ड्रग्स ऐसे भी हैं जो कि वो इंतहाई बुरे असरात प्रोड्यूस करते हैं। इरिटेशन मोस्टली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्टमक में। तो स्टमक को उनकी इरिटेशन से बचाने के लिए उनको एनकैप्सुलेट किया जाता है। ये दूसरा रीज़न है। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लें तो इसकी एग्ज़ाम्पल में आते हैं हमारे पास एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है हमारे पास एंटी प्लेटलेट्स है। ठीक है, जब हमारे खून गाढ़ा हो जाता है तो एस्प्रिन ले लेते हैं। ठीक है, एस्प्रिन प्रोड्यूस इरिटेशन इन स्टमक, so for prevention of stomach from their irritation they are encapsulated। ठीक हो गया कि स्टमक की जो इरिटेशन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए एस्प्रिन को एनकैप्सुलेट किया जाता है। तो दो रीज़न हो गए कि हम ड्रग्स को क्यों एनकैप्सुलेट करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो थर्ड रीज़न है कि उसकी बुनियाद पर ड्रग्स को एनकैप्सुलेट किया जाता है वो है हमारे पास एक्सटेंडेड रिलीज़ प्रिपरेशन। सम ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी जो अगर हम उनको टेबलेट्स की फॉर्म में दे लें तो उनकी जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत जल्द हो जाती है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जो है वो बहुत जल्द होती है। तो उसको क्या कि उसको प्रिवेंशन करने के लिए उनका जो ड्यूरेशन होता है बॉडी के अंदर वो बहुत कम होता है। इसी ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम ड्रग्स को कैप्सूलेट कर देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा है कि सम ड्रग्स आर कोटेड फॉर इंक्रीजिंग ऑफ देयर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है दोस्तों? सिंपली अगर हम 1 ग्राम ड्रग्स ले लें और आफ्टर 2 आवर ये इसका जो 1 ग्राम है हमारे पास ब्लड में इसका जो कंसंट्रेशन है ये डिक्रीज़ हो के 500 मिलीग्राम पे आ जाए 2 आवर्स में। इसका जो जितना भी कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाए किस किस टाइम में 2 आवर्स में। तो ये 2 आवर्स बेसिकली इसको हाफ लाइफ कहा जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा तो ये हाफ लाइफ बहुत कम होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल है मार्फिन। मार्फिन अगर हम जो है ना इसको यूज़ किया जाता है एनाल्जेसिक के तौर पर। अगर हम मार्फिन को टैबलेट की फॉर्म में लेंगे तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है 2 to 4 आवर्स हो जाती है और 24 आवर कंटिन्यूसली एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हर 4 घंटे बाद इसको हमने दोबारा इस ड्रग को लेना होता है। तो 24 घंटों के हिसाब से अगर हम देखें तो अबाउट 6 टाइम अ डेज़ 24 घंटों में हमें फिर इस हिसाब से 6 टाइम जो है ना इस ड्रग को लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसी मार्फिन को कैप्सूलेट कर देते हैं तो इसकी जो पिल होता है, जो कैप्सूल होता है, उसकी डाइजेशन और उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन लॉन्गर टाइम लेती है अप टू 10 to 12 आवर्स। तो इसकी 10-12 घंटों के लिए हमारी बॉडी के अंदर पड़ा रहता है और इसकी बहुत स्लो डाइजेशन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन होती है और ये हमारे पास कंटिन्यूसली इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और ये हमारे पास एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो उसी हिसाब से अगर इसकी हाफ लाइफ 12 घंटे हो जाती है तो 24 घंटों में हमने सिर्फ 2 ही डोज लेने हैं। तो ये 3 रीज़न थे कि इनकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे पास जो जितने भी ड्रग्स हैं वो इनकैप्सुलेट किया जाता है। तो जितने भी कैप्सुलेटेड फॉर्म हैं तो आपको एटलीस्ट ये 3 रीज़न पता होना चाहिए कि एक ये कि उस ड्रग को HCl से प्रिवेंट किया जाए। दूसरा ये कि उस ड्रग के जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्टमक
पे उनको प्रिवेंट किया जाए। थर्ड ये कि उस ड्रग की हाफ लाइफ को इंक्रीज़ कर दिया जाए। देखें, पिल्स होते हैं, पिल्स मोस्टली जो कैप्सूल होता है उसको पिल्स कहा जाता है। HCl जो है इसकी pH चूँकि डिक्रीज़ हो जाता है, तो ये पिल्स जो होते हैं ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं इस HCl को, ठीक है। और इसकी वजह से लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड फॉर देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसी वजह से इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये था हमारे पास एंथ्रल में ओरल रूट, उसमें हमने 3 बातें ही कहीं। इसके अलावा जो हम बाई माउथ जो लेते हैं वो है सबलिंगुअल और बकल रूट। इट इन्वॉल्व प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग। देखा होगा मोस्टली जो इंजाइनल पेशेंट होते हैं उनके लिए जो ड्रग्स होती हैं नाइट्रोग्लाइसरीन, उनको सिंपली टंग के नीचे प्लेस किया जाता है और वहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनटू द सुपीरियर वेना केवा, एंड देन सुपीरियर वेना केवा से वो ड्रग पास होते हुए हार्ट में पहुंच जाती है, और हार्ट में ये ड्रग अपना एक्शन करके जो हार्ट के ब्लड वेसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देती है, और ये से हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और हार्ट को ब्लड मिलना शुरू हो जाता है। तो इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि जब हम इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत रैपिड है। सेकंड वन ये है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है सबलिंगुअल रूट्स की, वो क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है। थर्ड वन ये है कि जो GIT का हार्श कंडीशन होता है उसको भी इसके ज़रिए प्रिवेंट किया जाता है, बाईपास किया जाता है। थर्ड वन यहाँ फोर्थ वन जो फिक्रा लिखा है, अवॉइड फास्ट मेटाबॉलिज्म। फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या है दोस्तों? सिंपली जब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग हमारे पास GIT से पास होके लीवर में चला जाता है। लीवर में इसी ड्रग की डाइजेशन हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो जाती है। लेट सपोज हमने 1 ग्राम ड्रग लिया है, ठीक है। तो ये जब ये 1 ग्राम ड्रग लीवर को पहुंच जाता है तो सम एक्सटेंट यहाँ पर इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। लेट सपोज 100 मिलीग्राम जो है ना इसकी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो जाती है, और जब ये ड्रग पास होके जाता है तो 100 मिलीग्राम इसकी मेटाबॉलिज्म हो गई है, तो बाकी रहने वाला 900 मिलीग्राम वो ब्लड में चला जाता है। तो जितनी भी जो फर्स्ट इसकी जो मेटाबॉलिज्म हो जाती है लीवर में, इसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो चूँकि हम सबलिंगुअल जब देंगे तो इसमें इसको भी अवॉइड किया जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। नाइट्रोग्लाइसरीन नाम सुना होगा आपने एनजीसेड का। हमारे पास एंजाइना की 3 टाइप्स होती हैं। स्टेबल एंजाइना, उसमें होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं हार्ट के जो सप्लाई करते हैं वो नैरो हो जाते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट्स। लेकिन जब वो उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो ब्लड प्रोवाइड कर सके हार्ट को, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास जो बॉडी की नीड्स होती है वो बढ़ जाती है, ड्यू टू विच हार्ट को ज़्यादा का वर्कलोड जो होता है हार्ट पे वो इंक्रीज़ हो जाता है। बॉडी की डिमांड को पूरा करने के लिए हार्ट जो है ना हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और यूँ अब जब पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता हार्ट को तो हमारे चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है, और इसी को कहते हैं स्टेबल एंजाइना। दूसरी जो फॉर्म है वो अनस्टेबल एंजाइना है। उसमें भी हमारे पास क्या हो जाता है, सिंपल ये कि जितने भी हार्ट के मसल्स जो वेसल्स होते हैं उन नैरो हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई वर्कलोड, एक्सरसाइज इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो अगर हम बैठे हों, लेटे हों, हम जो काम कर रहे हों, ना भी कर रहे हों, तो तब भी हमें वो पेन महसूस होगा। थर्ड वन जो है ना वो स्पाज़मेटिक एंजाइना है, प्रिंज़मेटल एंजाइना भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं हार्ट के उनकी स्पाज़म अकर हो जाती है। स्पाज़म मीन वो नैरो हो जाते हैं। लेट सपोज ये ब्लड वेसल्स है ये, तो ये इसकी यहाँ पर नैरोइंग अकर हो जाती है, इसको स्पाज़म कहते हैं, ठीक है।
और इसकी वजह से हमारे पास एंजाइना अकर होती है। तो ये था सिर्फ सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट के अलावा आपने बाज़ टाइम देखा होगा मोस्टली जो आयरन होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ चिविबल टैबलेट्स होते हैं, या कैल्शियम हो गए वो भी इन द फॉर्म ऑफ चिविबल टैबलेट्स होते हैं। उनको हम चबा के निगल लेते हैं या हमारे मुंह से, तो उनका भी जितना भी मैकेनिज़्म है या उसके एडवांटेजेस हैं वो सिंपली सबलिंगुअल की तरह हैं कि जीआईटी के खास कंडीशन को प्रिवेंट किया जाए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर दिया जाए। तो ये था एंथ्रल रूट। इसके अलावा जो सेकंड वन जो रूट है वो है पारेंथ्रल रूट। पारेंथ्रल रूट सिंपली जब हम ड्रग को डायरेक्टली ब्लड वेसल में आईवी देते हैं या मसल में देते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में, उसको पारेंथ्रल रूट कहा जाता है। दिस रूट इंट्रोड्यूस ड्रग डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये आईवी की बात होती है कि जब हम आईवी इंजेक्शन देते हैं तो डायरेक्टली हम ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे देते हैं। दिस रूट इज़ यूज फॉर ड्रग देट आर इस जो पारेंथ्रल रूट है इसको कौन कौन से ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो ड्रग है वो ड्रग्स जिनकी जो पोरली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, जिनकी जो जीआईटी से एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो, लाइक हेपरिन। अगर हम हेपरिन को दे देंगे जीआईटी ओरली तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन जो होती है वो न होने के बराबर है, तो इसलिए हेपरिन को हम आईवी या आईएम देते हैं। सेकंड वन जो रीज़न है वो है वो ड्रग्स जो अनस्टेबल होते हैं ऑन जीआईटी हार्श कंडीशन, लाइक इंसुलिन। दोस्तों आपने कभी भी देखा नहीं होगा कि इंसुलिन के टैबलेट्स मिलते हैं। उसकी वजह क्या है कि इंसुलिन हमारे पास बेसिकली प्रोटीन्स है, और प्रोटीन्स के लिए बहुत सारे प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द अमाइनो एसिड। जब इंसुलिन को हम ओरली लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने इंसुलिन को सरे से लिया ही नहीं है। क्यों कि इस पे डायरेक्टली स्टमक में प्रोटीनेज एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए वह कर देते हैं और इसका काम तमाम कर देते हैं। तो इंसुलिन ऑलवेज जो है ना वो इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है। थर्ड वन जो रीज़न है वो ये है कि यूज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन द पेशेंट अनएबल टू टेक ओरल मेडिकेशन। एक पेशेंट है, लेट सपोज वो है अनकॉन्शियस स्टेट में है, ठीक है, तो उसको हम ओरली कैसे देंगे एक ड्रग। तो इस कंडीशन में भी हम इसको पारेंट्रली इंजेक्शन फॉर्म में दे देते हैं। सेकंड वन जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन जो होते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं, उनमें पारेंट्रल रूट को इंजेक्शन के तौर पर ब्लड को दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमें जो मैकेनिज़्म जो सिंपली जो एक्शन जो होता है वो जल्दी चाहिए एक ड्रग का। लेट सपोज एक पेशेंट है, उसको शॉक हुआ है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हुआ है, उसकी जो ब्लड जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हुआ है, तो उसको हम ओरली पानी देंगे नहीं, वो शॉक फॉर्म में है, वो पानी नहीं ले सकता। तो उसको हम सिंपली आईवी लाइन के ज़रिए जितने भी रेंगर वगैरह है जो नॉर्मल लाइन है वो हम आईवी फॉर्म में देंगे। इसमें जो पारेंटल रूट्स है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रूट्स फर्दर इन्वॉल्व है, लाइक इंट्रावीनस रूट जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो रूट्स है वो इंट्रावीनस है। ठीक है, बहुत सारे दवाएं ऐसी हैं जो कि इंट्रावीनसली उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। जो सेकंड वन रूट है, आपने देखा होगा कि जो इंट्रामस्कुलर बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं इंट्रामस्कुलरली उनको दिया जाता है। टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, जितना भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है इनमें टू टाइप्स के ड्रग्स होते हैं। एक एक्वस फॉर्म में होते हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन रेपिडली हो जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड जो है वो है डिपोर्ट फॉर्म। डिपोर्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब ये हमारे बॉडी के अंदर मसल्स में चले जाते हैं तो इनकी वहाँ से इनकी एक्टिवेशन हो जाती है और इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है डिपोर्ट फॉर्म। और इसको आफ्टर
10, 15 या 1 मंथ के बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है। अब आपने नाम सुना होगा रोमाटॉइड आर्थराइटिस, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसमें होता क्या है कि सिंपली हमारी जो बॉडी है वो हमारे अपने ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती हैं। यही एंटीबॉडीज़ हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को लाइक जॉइंट्स हो गए, अदर मेजर ऑर्गन्स जो हैं उन पे एक्ट करते हैं और उनकी डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन जी को यूज़ किया जाता है, पेनिसिलिन जी, ठीक है। और ये पेनिसिलिन जी है, ये डिपोट फॉर्म में होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है 28 डेज़। इसका एक इंजेक्शन 28 डेज़ बाद लगाया जाता है। 28 डेज़ इसकी मतलब ये कि हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो हर 28 दिन बाद इसको रिपीट कर दिया जाता है अप टू 19 या 20 ईयर्स। जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको, या ज़्यादा से ज़्यादा 27 ईयर्स तक के जो जितने लोग होते हैं इनको फिर अनटिल वहाँ तक लगाया जाता है। और ये जो पेनिसिलिन जी होते हैं ये इंतहाई पेनफुल इंजेक्शन होते हैं इनके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना सबक्यूटेनियस, आपने देखा होगा कि हमारे जो स्किन है उसके 3 लेयर्स हैं। एपिडर्मस है जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मस, उसके अलावा जो है ना डर्मस है, और थर्ड वन जो लास्ट वन जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर है या हाइपोडर्मस है। जब इसी सबक्यूटेनियस में इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो इसको सबक्यूटेनियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत कम होती है, ब्लड सप्लाई यहाँ पे बहुत कम होती है और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनका नंबर भी बहुत कम हो जाता है, ठीक हो गया। और सो फॉर्म सबक्यूटेनियस जितने भी सबक्यूटेनियसली यूज़ होने वाले ड्रग्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, क्यों कि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत कम है, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि हेपरिन जब हम देते हैं तो सबक्यूटेनियसली देते हैं। इंसुलिन जो है वो भी सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं। एपिनेफ्रिन जो है, एड्रेनलिन जो मोस्टली एनेस्थीसिया में यूज़ होते हैं, लोकल जो एनेस्थीसिया होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। वो जो एनेस्थीसिया वाले बहुत खूब जानते हैं कि क्योंकि हमारे पास जो ब्लड है उसकी ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। इसके आगे मैकेनिज्म एक्शन को हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है ना इंट्राडर्मल है, इंट्राडर्मल मीन एपिडर्मस, सेकंड वन लेयर जो है डर्मस। जब हम इंजेक्शन को डर्मल्स लेयर में लगाएंगे तो इसको कहा जाता है इंट्राडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूज फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट सच एज। और कौन कौन से इंजेक्शंस है जिनको इंट्राडर्मली यूज़ किया जाता है, तो सिंपली जो ट्यूबरकुलोसिस होता है या एलर्जी, लोकल एनेस्थीसिया के जो इंजेक्शंस होते हैं उनको भी इंट्राडर्मली यूज़ किया जाता है। इट हैज़ प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन टाइम। और जितने भी इंट्राडर्मल है, जो डर्मस है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो ऑलमोस्ट इंतहाई कम होती है, ड्यू टू विच इस यहाँ से जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग टाइम यहाँ से एक ड्रग को हम जब एडमिनिस्टर कर देते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर रहती है और उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो उस दवाई को बार बार लेने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। एंथ्रल और पैरेंथ्रल रूट्स के अलावा सम अदर रूट्स भी ऐसे हैं जिनके ज़रिए ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, लाइक ओरल इन्हेलेशन। ओरल इन्हेलेशन में सिंपल ये होता है कि इसमें जो स्प्रे फॉर्म में हम ड्रग को ले लेते हैं और उसको सिंपली किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, जब हमारे जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक जो होती है उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाएं
तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए फिर हम जितने भी अदर बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम डायरेक्टली लंग्स को इसके इन्हेलेशन के ज़रिए दे देते हैं इस ड्रग को। ठीक है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के पेशेंट्स के पास आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास एक बोतल शीश होती है जो कि इन्हेलेशन उसमें क्या होता है, वेंटोलिन्स होते हैं, सिंपली उनको दिया जाता है। अस्थमा में क्या हो जाता है कि अस्थमा में हमारे पास जो सिक्रीशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकंड वन, जो जितने भी मसल्स होते हैं उनकी ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। ठीक है, वो सिकुड़ जाते हैं। और थर्ड वन, उसकी जो रूट्स हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उनसे म्यूकस वगैरह की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। तो इन कंडीशन को डिक्रीज़ करने के लिए सिंपली जो एपिनेफ्रिन होते हैं, एड्रेनलिन, उसको भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है फॉर अस्थमा। एपिनेफ्रिन क्या करता है कि हमारे पास ब्रोंको रिलैक्सेंट है, हमारे जो जेडी का स्पाज्म होता है उसको कम कर देता है, एंटीस्पाज्मोडिक है। सेकंड वन जो है वेंटोलिन, हमारे पास जितने भी सिक्रीशन होती है इसको डिक्रीज़ कर देते हैं, एसीएस। इसी तरह जो नेज़ल इनहेलेशन है, जितना में हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो या नेस्ट्रस ब्लॉकेज हो तो उसके लिए जो है स्टेरॉइड हो गए, एंटीहिस्टामिटिक मेडिकेशन सच एज मोंटिलोकास्ट, ये भी हमें फिर नेज़ल इनहेलेशन के ज़रिए ले लेते हैं। जो 5-1 रूट है वो है इंट्राटीकल। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जितने भी पेशेंट्स होते हैं मेनिंजाइटिस के, तो उनको फिर डायरेक्टली CSF में उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि उनकी यहाँ से एब्जॉर्प्शन और जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन वो CNS को नहीं होती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। देयरफॉर मेनी ड्रग्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द CSF। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी, ये हमारे पास एक एंटी फंगल एजेंट्स है। इसके अलावा जितने भी ब्लड ब्रेन बैरियर और इसके अलावा जो ड्रग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी हो गई, लिपिड सॉल्युबिलिटी हो गई, ये भी हमारे पास एक ड्रग पे इफेक्ट करती है कि इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी। लाइक एम्फोटेरिसिन बी जो है एंटी फंगल है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो कि हमारे पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर के जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट जो एम्फोटेरिसिन बी है, ये इस पोर्स से नहीं पास हो सकता ब्लड ब्रेन बैरियर से। दैट्स वाई इसको जब दिया जाता है, मोस्टली रिसेंटली जो है ना, इसको अभी यूज़ नहीं किया जाता इस इंट्राथीकली। उसकी वजह ये है कि एक तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और एक इसकी जो अदर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। और इसका जो सेकंड रीज़न ये है कि हमारे पास स्किन के ऊपर जब इसको लगाया जाता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। दैट्स वाई इसको सिर्फ अभी जो है ना ट्रॉपिकली यूज़ के लिए इसको लिमिट किया गया है। सेकंड वन जो है हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग की, वो हमारे पास जितना एक ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगा तो उतना ही उसकी एब्जॉर्प्शन होगी उसकी CSF में। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जितनी भी प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ड्रग की, तो हमारे पास प्रिवेंट कर देती है, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देती है। लेट्स सपोज हमारे पास डाईमार्फिन, एक मार्फिन का एक किस्म है डाईमार्फिन, ठीक हो गया। मोर लिपिड सॉल्युबल ये होता है हमारे पास डायमार्फिन मोर लिपिड सॉल्युबल होता है, और ये जो इसकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर से इसकी जो क्रॉसिंग एबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 100% है। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है वारफरीन की जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसी वजह से इसकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की एबिलिटी बहुत कम होती है, तो वारफरीन कभी भी हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर से पास नहीं हो सकता।
इसके अलावा जो है हमारे पास टॉपिकल एप्लीकेशन है, जिस सिंपली स्किन के ऊपर जितने भी लीजन वगैरह होते हैं, लाइक फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए सिंपली या अदर ऑर्नामेंट्स जितने भी होते हैं उनको सिंपली जो अफेक्टेड एरिया होती है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सर्टन टाइप्स ऑफ क्रीम लाइक एंटी फंगल ड्रग्स जो है नाइस्टेटिन, एजोल जितने भी हैं, इनको टॉपिकली स्किन के ऊपर ही प्लेस किया जाता है। तो इसके अलावा जो है ना ट्रांसडर्मल पैचेस है। आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं इमरजेंसी वाले, तो मैं भी उन्होंने देखा हो कि रात के वक्त 2-3 बजे नाइट शिफ्ट वाले जो होते हैं उन्होंने देखा होगा कि पेशेंट्स लोग लेके आते हैं कि इसको चेस्ट पेन होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जितने में हमारे पास हार्मोनल डायर्नल जो वेरिएबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ड्यू टू विच हमारे पास जो सेरोटोनिन है मोस्टली उसकी जो होती है लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, ड्यू टू विच हमारे पास जो ब्लड वेसल होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है और इस पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस पेशेंट को सिंपली किया जाता है कि इसके चेस्ट पे एक पट्टी सी लगाई जाती है और उस पट्टी में हमारे पास होते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन सिंपली क्या होते हैं कि उस यहाँ पे स्किन से स्लोली इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है इन द ब्लड और फॉर लॉन्ग टाइम अबाउट 8 to 10 आवर एक ही पट्टी जो है वो इसके लिए इनफ होती है फॉर ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो है ना आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे कि उनको कंटिन्यूसली वोमिटिंग होती है। जितने भी हम ड्रग्स दे देते हैं तो उनको वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाती है, तो फिर उन पेशेंट में रेक्टल रूट जो होती है उसको यूज़ किया जाता है। इसकी फ़ायदे ये हैं कि रेक्टल रूट में मोस्टली जो 50% इसकी जो ड्रेनेज है रेक्टल रूट की, वो हमारे पास जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसको जितने पोर्टल सर्कुलेशन है उसको बाईपास कर देती है, डायरेक्टली उसमें जनरल सर्कुलेशन में आ जाती है। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल में मिसालेज़िन है और जो प्रोमेथाज़िन है ये यूज़ होते हैं फॉर द वॉमिटिंग एंड द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के लिए। तो ये था दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो होपफुली कि आप लोग समझ गए।